4 मई 2026 बंगाल में काउंटिंग का दिन। दोपहर होते होते देश की हर स्क्रीन पर एक ही नंबर 207। ये नंबर भाजपा की बंगाल में जीती हुई सीटों का था। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल सिर्फ जीता नहीं, 2/3 विधानसभा अपने नाम कर ली, और वो भी देश के किसी भी आम या विधानसभा चुनाव की अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग पर 93.7%। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। अब घड़ी की सुई पीछे घुमाइए, पूरे 63 साल पीछे। मई 1963 उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की एक धूल भरी संसदीय सीट का उपचुनाव। एक समाजवादी तेज तर्रार नेता राम मनोहर लोहिया अभी अभी कांग्रेस को हरा कर आए हैं। अमरोहा में आचार्य कृपलानी ने वही किया है, और राजकोट में मीनू मसानी ने 3 कांग्रेसी किले एक ही दौर के उपचुनावों में ढह गए। हम ये दोनों तारीखें साथ साथ क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये एक ही तारीख है। नेहरू ने अपना पहला आम चुनाव 1952 में जीता। 12 साल बाद 1963 का वर्ष आता है। मतलब जिस उपचुनाव में नेहरू का किला दरका, वो उनके कार्यकाल का 12वां साल था। मोदी ने अपना पहला आम चुनाव 2014 में जीता। 12 साल बाद 2026 आता है, और 2026 में पीएम मोदी पश्चिम बंगाल को जीत लेते हैं। घड़ी पर वही 12 साल का समय है, लेकिन इन दोनों 12वें सालों में भारतीय राजनीति ठीक उल्टी दिशा में चली। एक तरफ नेहरू का किला ढहने लगा, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने विपक्ष का आखिरी बड़ा किला भी फतेह कर लिया। 12वां साल, वही घड़ी, वही काटा, फर्क सिर्फ इतना, 1963 में किले गिर रहे थे, 2026 में किला जीता गया। भारतीय राजनीति में एक कानून हर पार्टी से पुराना और हर नेता से बड़ा है, एंटी इनकम्बेंसी। किसी भी सरकार को थोड़ा वक्त दे दीजिए और वोटर उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। ये निराशा की बात नहीं, ये दर्ज रिकॉर्ड है। 1952 से अब तक भारत के लोगों ने केंद्र और राज्यों में सरकारें इतनी नियमितता से बदली हैं कि राजनीति के जानकार इसे हमारे लोकतंत्र का स्थायी लक्षण मानते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पहले के प्रधानमंत्रियों का समय बीतने के साथ साथ किला दरकने लगा। भाषणों में नहीं, नारों में नहीं, सीटों में, राज्यों में, उपचुनावों में सबूत एक पैटर्न दिखाते हैं, और उस पैटर्न का एक अपवाद भी मिलता है। शुरुआत सबसे कदावर शख्सियत से, जवाहरलाल नेहरू। 1952 में उनकी कांग्रेस भारत का पहला आम चुनाव जीतती है और भारत के लगभग हर राज्य में सरकार चलाती है। नाम लेने लायक कोई विपक्ष नहीं, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, खुद सिस्टम है। पहली दरार 1957 में आती है। केरलम EMS नंबूद्रीपाद के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार चुनता है, आजाद भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार। 2 साल बाद उसे अनुच्छेद 356 से बर्खास्त कर दिया जाता है। तरीका ध्यान से देखिए, किला बैलेट बॉक्स पर नहीं बचाया गया, दिल्ली से वापस छीन लिया गया। फिर 1962 चीन युद्ध नेहरू के नेतृत्व का जादू तोड़ देता है, और इसी दरार में लोहिया एक ऐसा विचार लेकर घुसते हैं जो भारतीय राजनीति को नए सिरे से गढ़ देता है। गैर कांग्रेसवाद, विपक्षी वोट बंटना बंद, हर सीट पर एक ही विपक्षी उम्मीदवार। मई 1963 4 लोकसभा उपचुनाव, 3 उत्तर प्रदेश में, 1 गुजरात में। आजाद भारत में पहली बार पूरा विपक्ष हर सीट पर एक तय उम्मीदवार उतारता है। फर्रुखाबाद लोहिया सोशलिस्ट पार्टी से जीत जाते हैं। अमरोहा आचार्य कृपलानी निर्दलीय जीत जाते हैं। राजकोट मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी से जीत जाते हैं। 3 कांग्रेसी किले एक ही दौर में खत्म, और चौथी सीट जौनपुर, जनसंघ के उम्मीदवार पंडित दीनदयाल उपाध्याय वो चुनाव हार जाते हैं। वो एक सीट भले हार जाते हैं, लेकिन समझिए उस मुकाबले के मायने क्या थे। 1963 तक जनसंघ राजनीति में अछूत माना जाता था, कोई पार्टी उसके साथ मंच साझा नहीं करती थी। जौनपुर में लोहिया की पहल पर समाजवादी, स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ एक उम्मीदवार के पीछे साथ खड़े हुए। बहिष्कार खत्म। जो गठबंधन आगे चलकर कांग्रेस को दफना देगा, उसकी पहली बैठक हो चुकी थी, एक ऐसे उपचुनाव में जिसे वो आंशिक रूप से हार गया था। अब देखिए नेहरू के 12वें साल में आगे क्या होता है,
क्योंकि ये सब महीनों के भीतर होता है। अगस्त 1963, आचार्य कृपलानी लोकसभा के इतिहास का पहला अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, उसी आदमी की सरकार के खिलाफ जो कभी खुद उनकी पार्टी का प्रधानमंत्री था। प्रस्ताव नंबरों पर गिर जाता है, पर बात कभी नंबरों की थी ही नहीं। बात यह थी कि जो अकल्पनीय था वो अब होने लगा था। उसी महीने कामराज योजना, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ठोक में इस्तीफा देकर पार्टी संगठन ठीक करने निकल पड़ते हैं। अपने जनरलों को मैदान से हटाकर बैरक मरम्मत पर तब तक नहीं भेजते जब तक पता ना हो कि फौज मुश्किल में है। यही दिशा है 1963 का उपचुनाव का प्रयोग 1967 की संयुक्त विधायक दल की रणनीति बन जाता है। जब कांग्रेस एक ही आम चुनाव में 8 राज्यों में सत्ता गंवाती है और एसवीडी गठबंधन, जिनके भीतर जनसंघ बैठा है, उत्तर भारत में सरकारें बनाते हैं। नेहरू 1967 देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, पर 1967 की नींव 1963 में पड़ी थी, नेहरू के 12वें साल में। सिर्फ सीटें नहीं, नक्शा देखिए, क्योंकि असली कहानी नक्शे में है। 1952 में नेहरू की कांग्रेस लगभग हर राज्य में सरकार चलाती है, कहीं कोई गैर कांग्रेसी सरकार नहीं। 1967 तक वो एकाधिकार 8 राज्यों में एक साथ खत्म। जो दायरा स्थायी लगता था वो सिकुड़ने लगा था, ठीक घड़ी पर। नेहरू जी का 12वां साल अपने ही किले, अपने ही आंखों के सामने ढहते हुए। यही है एंटी इनकम्बेंसी, और यह किसी को नहीं छोड़ता था, किसी को भी नहीं। अब बाकी सब पर घड़ी चलाइए। इंदिरा गांधी, पहला जनादेश 1967, वो भी पहले से घटा हुआ। उसी साल कांग्रेस 8 राज्य गंवा चुकी थी। उनका 11वां साल 1977 है, और 1977 को किसी नैरेशन की जरूरत नहीं। इमरजेंसी के बाद का चुनाव उत्तर भारत में कांग्रेस को साफ कर देता है, और प्रधानमंत्री खुद रायबरेली में अपनी सीट हार जाती हैं। नेहरू के बाद की सबसे ताकतवर नेता अपने 11वें साल में राजनीति के किनारे पर पहुंच जाती हैं। राजीव गांधी, 1984, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा जनादेश, 414 सीटें। उन्हें 12वां साल नहीं मिलता, छठा भी नहीं। 1989 तक बोफोर्स के बाद, शाहबानों के बाद, IPKF के बाद वोटर एक ही कार्यकाल में सब कुछ वापस ले लेता है। 414 से विपक्ष की बेंच तक 5 साल में। अटल बिहारी वाजपेयी, पहला पूर्ण जनादेश 1998, 1999 में दोबारा, और 2004 में छठे साल में इंडिया शाइनिंग अभियान भारतीय वोटर से टकराता है और हार जाता है। सचमुच लोकप्रिय प्रधानमंत्री, बढ़ती अर्थव्यवस्था, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव उनके ऊपर भी रहा। मनमोहन सिंह, पहला जनादेश 2004, 2009 में दोबारा, 10वां साल 2014 है, और 2014 में कांग्रेस अपने पूरे इतिहास का सबसे न्यूनतम आंकड़ा दर्ज करती है, 44 सीटें। हार नहीं, ध्वस्त। और उनका नक्शा देखिए, क्योंकि वो वही कहानी कहता है जो नेहरू का, बस रंग उल्टा है। अपने आधुनिक शिखर पर कांग्रेस करीब 15 राज्यों में सरकार चलाती थी। यूपीए के दशक के आखिर तक वो दायरा घटकर करीब 7 राज्यों पर आ गया, और आज 2026 में कांग्रेस सीधे सिर्फ 4 राज्यों में है। वही पार्टी जो कभी सिस्टम थी, अब उसके किनारों पर राज करती है। 5 प्रधानमंत्री, 5 घड़ियां। नेहरू 12वें साल में हिलने लगे थे, इंदिरा 11वें साल में खत्म, राजीव 5वें में, वाजपेयी जी 6ठे में, मनमोहन 10वें में। पैटर्न साफ है, एंटी इनकम्बेंसी अपराजित है, इस तालिका की आखिरी पंक्ति तक। क्यों? आगे देखिए। मई 2014, नरेंद्र मोदी 282 सीटों के साथ शपथ लेते हैं। 30 साल में पहला एकल दल बहुमत। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उस दिन बीजेपी 7 राज्यों में सत्ता में है। ये नंबर याद रखिए, 7। अब वो घड़ी देखिए जिसने बाकी सबको खत्म किया। मोदी की घड़ी का 5वां साल 2019 है, वो साल जब एंटी इनकम्बेंसी को, पीएम मोदी को कमजोर करना चाहिए था। बीजेपी और बड़े बहुमत के साथ लौटती है, 303 सीटें। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 10वां साल 2024, विपक्ष एकजुट हो जाता है। इंडिया गठबंधन ठीक 1963 वाले लोहिया फॉर्मूले पर बना, जहां संभव हो वाजपेयी के खिलाफ एक उम्मीदवार। नतीजा 240 सीटें। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी
एनडीए को बहुमत और लगातार तीसरा जनादेश। खुद नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीता। जिस एंटी इनकम्बेंसी ने नेहरू को 12वें, इंदिरा को 11वें और मनमोहन को 10वें साल में हिला दिया था, उसे पीएम मोदी हराते हैं और फिर अपना इलाका बचाने के बजाय वो और ज्यादा इलाके लेते हैं। 2024 ओडिशा नवीन बाबू के 25 साल के बाद बीजेपी के पास आ जाता है। हरियाणा हर एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए लगातार तीसरी बार बीजेपी के पास आ जाता है। महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलती है। 2025 दिल्ली 27 साल के बाद बीजेपी जीतती है। बिहार एक बार फिर अपने पास रखती है। इनमें से हर चुनाव को ऐसे पेश किया गया था मानो यही वो चुनाव है जहां एंटी इनकम्बेंसी पीएम मोदी पर भारी पड़ेगी, लेकिन नहीं पड़ी और इसी से घड़ी अपने 12वें साल पर पहुंचती है। अप्रैल 2026 बंगाल में 93.7% वोटिंग होती है। भारत के किसी भी आम या विधानसभा चुनाव की अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग। 4 मई को नतीजा आता है। बीजेपी 207, तृणमूल 80। ममता बनर्जी का किला ढह जाता है। वो राज्य जहां वामपंथी मोर्चे ने 34 साल और तृणमूल ने 15 साल राज किया, जहां 2016 तक बीजेपी के सिर्फ 3 विधायक थे। अपने इतिहास में पहली बार बीजेपी की सरकार चुनता है। उसी समय असम में बीजेपी लगातार तीसरी बार चुनाव जीतती है। पुडुचेरी एनडीए के पास आता है और केरलम में बीजेपी अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है। नक्शे का पूरा माप लीजिए। 2014 में 7 राज्य, जून 2026 में 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनमें से 15 अकेले बीजेपी के। मिलाकर देश के 1.4 अरब लोगों में से करीब 72% का घर बीजेपी शासित राज्यों में। ये एनडीए के ही 2018 के शिखर के बराबर है और कोई तुलना ढूंढने के लिए जानकारों को इंदिरा गांधी के दौर की कांग्रेस तक पीछे जाना पड़ता है। गंगा आज एक एनडीए राज्य यानी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, एनडीए राज्यों से बहती है और एक एनडीए राज्य यानी बंगाल के गंगा सागर में मिलती है। ये कोई रूपक हमने नहीं गढ़ा, ये भारत का चुनावी नक्शा है। अब दोनों 12वें साल अगल बगल रखिए, क्योंकि यही पूरी वीडियो एक फ्रेम में है। नेहरू के 12वें साल में एक नया एकजुट विपक्ष उनके किलों में घुसा। फर्रुखाबाद, अमरोहा, राजकोट और उन्हें ले गया। मोदी के 12वें साल में एक पूरी तरह एकजुट विपक्ष, इंडी गठबंधन, जिसके पास 1963 का हर सबक मौजूद था, देखता रह गया जब वो उनके आखिरी बड़े किले में घुसे और उसे 2/3 बहुमत से ले गए। वही कानून, वही घड़ी, वही एकजुट विपक्ष का फॉर्मूला, नतीजा उल्टा। 1963 में 12वां साल कांग्रेस के पतन की शुरुआत था। 2026 में 12वां साल विपक्ष के आखिरी किले के पतन का साल बन गया। इतने बड़े निष्कर्ष की एक व्याख्या बनती है। 3 एग्जिबिट। पहला, डिलीवरी, पिछले 12 साल का लोक कल्याणकारी राज्य का वास्तव में काम करना। घर, गैस, बैंक खाते, सीधा हस्तांतरण, नल से घर तक जल, एक ऐसी वोटर श्रेणी बन गया जो पहले थी ही नहीं। लाभार्थी वर्ग और लाभार्थी मिली हुई डिलीवरी पर वोट करता है। एंटी इनकम्बेंसी वादे और डिलीवरी के फासले पर पलती है। फासला बंद कर दीजिए और एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाती है। दूसरा, संगठन। 7 से 21 का ये विस्तार सिर्फ एक आदमी की रैलियों से नहीं हुआ, बूथ दर बूथ हुआ। पूर्वोत्तर में गठबंधनों से, ओडिशा और बंगाल में दुश्मन जमीन पर एक दशक के कैडर काम से। तीसरा, खुद विपक्ष का सबक ना सीखना। 1963 का फॉर्मूला इसलिए चला क्योंकि विपक्ष ने एक वैकल्पिक विचार पेश किया, गैर कांग्रेसवाद, भरोसेमंद चेहरों के साथ। 2024 और 2026 का फॉर्मूला 1963 का गणित तो उतार लाया, विचार भूल गया। बिना दलील की एकता सिर्फ एक फोटो खिंचवाने का मौका है और वोटर अब 3 बार यह कह चुका है। व्याख्या पर हम असहमति का स्वागत करते हैं, रिकॉर्ड पर असहमति का नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड अपेंडिक्स में है। इतिहास खुद को दोहराता नहीं, पर भारत में वो वक्त जरूर गिनता है। अपने पहले जनादेश के 12 साल बाद नेहरू कांग्रेस सिस्टम के अंत की शुरुआत देख रहे थे। अपने 12 साल बाद मोदी भारत के उतने हिस्से पर राज कर रहे थे जितने पर उनसे पहले किसी ने नहीं किया। याद रखिए, एंटी इनकम्बेंसी मरी नहीं है, इसी दौर में उसने डीएमके को लील लिया। केरलम और कई जगह सरकारें गिरी, एंटी इनकम्बेंसी जिंदा है, बस वो 12 साल से लगातार एक आदमी को छू नहीं पाई।
यही रिकॉर्ड है। नतीजा आप खुद निकालिए। घड़ी सबके लिए चलती है, बस एक आदमी है जिसके लिए ये घड़ी हर बार रुक जाती है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो पर क्या राय थी, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।